सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का गैस पेपर एंड कुछ इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप दिख रहा है ये रहा इसका सॉल्यूशन एंड जो लास्ट के क्वेश्चंस होंगे उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से करना है और कैसे करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैस पेपर की वीडियो है, चारों सब्जेक्ट की एक वीडियो है गैस पेपर्स की, वो मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लो गाइस। उसको तो छोड़कर जाना ही नहीं है आपको। गैस पेपर आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं और उनको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है ना। तो उनको मत छोड़ना बिल्कुल भी, गैस पेपर, ठीक है। आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर ही, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। ओके, तो देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी सेम एज आपके क्वेश्चन पेपर जैसा आएगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं, आइए सेक्शन नंबर ए। तो देखो इसमें थोड़े क्वेश्चंस मैंने हटके ही लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एक एक करके इसमें है 12 क्वेश्चंस, तो 12 के 12 क्वेश्चंस को हम देखते हैं सेक्शन ए में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो देखो सबको पता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम क्यों करते हैं। हम यही तो चेक करने के लिए करते हैं कि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हुई है वो अच्छे से हुई है कि नहीं। स्टेरिलिटी यानी कि स्टेरिलाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ये इसका देखो पहले पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट माइक्रोब्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अ चेंज इन द टर्बिडिटी ऑफ अ क्लियर मीडियम दैट सपोर्ट देयर ग्रोथ। तो देखो इसका जो प्रिंसिपल है ना वो बेस्ड होता है हमारे एक आइडिया पे जो कि है टर्बिडिटी मेथड। तो टर्बिडिटी क्या होता है, हम कोई भी अपना सैंपल वगैरह जो होता है उसको एक टर्बिड मीडियम में डाल देते हैं और उसकी टर्बिडिटी चेक करते हैं, यानी कि धुंधलापन, ठीक है। उससे धुंधलेपन से हमको पता चल जाता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एंड ये जो टेस्ट परफॉर्म करा जाता है वो करा जाता है नॉन कंटामिनेटेड कंडीशन में, यानी कि कोई वहां पर माइक्रोब वगैरह पहले से प्रेजेंट ना हो। ओके, बी क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन सेल कल्चर। तो देखो सेल कल्चर क्या है। कल्चर मीन्स आप समझ रहे हो, कल्चर मीन्स यार किसी चीज को उगाना, ग्रो कराना, हार्वेस्ट करना, ऐसा, ठीक है। तो आप जैसे कल्चर मीडिया पढ़ते हो तो उसमें कल्चर मीडिया में क्या होता है, आप कल्चर मीडिया में ग्रो करा रहे हो माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो सेल कल्चर क्या हो गया, यानी कि किसी की सेल को डेवलप करा रहे हो, सेल को ग्रो करा रहे हो, सेम वही आप बढ़िया समझे। Cell culture is a laboratory technique that involves growing cells in a controlled environment outside of their natural environment। तो सेल कल्चर एक हमारी लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसमें हम कराते हैं ग्रोइंग सेल, यानी कि सेल की ग्रो कराते हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। देखो हमने किसी भी प्लांट का पार्ट ले लिया, किसी भी एनिमल का पार्ट ले लिया, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा कट करके उसको एक ऐसे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि सेम उसकी तरह ही होगी, जैसे वो प्लांट से आउटसाइड ले रहा है ना वो एनवायरनमेंट, सेम उसी तरह का एनवायरनमेंट होगा, सेम उसी तरह की लाइट होगी, वहाँ पे पानी होगा, पूरा एनवायरनमेंट मॉइस्चर वगैरह सब सेम होगा। तो इस वजह से वो ग्रो कर जाता है सेल, तो इसीलिए इसको सेल कल्चर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जिसमें हम सेल को ग्रो करा रहे हैं एक अलग से एनवायरनमेंट देके। ओके, देखो ये लिख रहा है ना, एनवायरनमेंट आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के सेम अलग हटके। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखो सबको पता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। देखो दोनों ये टाइप होते हैं बैक्टीरिया के जो कि क्लासीफाई करा है इनको इनकी सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, सेल वॉल की वजह से। तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन इन देयर सेल वॉल। तो देखो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना बाहर की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो बना होता है थिक लेयर, उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है ना इसकी कम से कम 80-90 लेयर होती हैं इस ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में, ठीक है। अब वहीं ग्राम नेगेटिव में इसकी एक थिन लेयर होती है, यानी कि बस 5 से 10 लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। आगे आपके पास समझ में, यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है इसमें बस डिफरेंट है सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव की थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सप्लेन चिक मार्टिन टेस्ट एंड रीडर वॉल्कर टेस्ट। देखो दोनों टेस्ट आपको ब्रीफ में पढ़ने हैं। पहली बात यहाँ पर बस मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बट लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा ब्रीफ में करना। चिक मार्टिन टेस्ट क्या है, चिक मार्टिन टेस्ट इज अ 30-minute टेस्ट दैट डिटरमाइन द फिनॉल कोफिशिएंट ऑफ ए डिसइंफेक्टेंट। देखो फिनॉल कोफिशिएंट एक ब्रॉड टेस्ट है, ठीक है, उसके कुछ टाइप होते हैं जैसे चिक मार्टिन, रीडर वॉल्कर, AOAC टेस्ट। तो ये क्या करता है, एक 30 मिनट का टेस्ट होता है जो कि फिनॉल कोफिशिएंट को डिटरमाइन करता है किसी भी डिसइंफेक्टेंट को, ठीक है। रीडर वॉल्कर क्या है, ऑल्सो नोन एज रीडर वॉल्कर कोफिशिएंट। तो इसको रीडर वॉल्कर कोफिशिएंट भी कहते हैं,
इट इज टेस्ट दैट मेजर द जर्मिसाइडल वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस। ये जर्मिसाइडल वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की डिटरमाइन करता है, मेजर करता है। ओके, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिसइंफेक्टिंग पावर ऑफ डिस। देखो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं ना, उनकी कितनी डिसइंफेक्टिंग पावर है वो कैलकुलेट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ओके, क्लासिफाई क्लीन एरिया। क्लीन एरिया को क्लासिफाई करना है यहाँ पे। क्लीन एरिया क्लासिफाइड बाय द नंबर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स परमिटिव पर वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो इसको जो हम क्लासिफाई करते हैं ना, वो नंबर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर करते हैं। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन करा है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ठीक है, आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोडाक प्लेट। तो रोडाक प्लेट, रोडाक एक फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले। रोडाक प्लेट और इसकी फुल फॉर्म है रेप्लिकेट, ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन एंड काउंटिंग। ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है रोडाक की। ठीक है, रेप्लिकेट, ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन एंड काउंटिंग। ये प्लेट्स होती हैं, आर यूज टू मॉनिटर सरफेस कंटामिनेशन। जो सरफेस कंटामिनेशन को मीजर करने के लिए इसको यूज करा जाता है। ठीक है, दे ऑल्सो नोन एज सरफेस प्लेट, कॉन्टैक्ट प्लेट और पैडल प्लेट। इनको हम सरफेस प्लेट भी कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्लेट भी कहते हैं और पैडल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रोडक प्लेट पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एंड ये मॉनिटर करते हैं सरफेस कंटामिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेराइल एरिया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, आप कमेंट करके आंसर मेरे को बताओ। ओके, पिन करूंगा जिसका भी आंसर अच्छा लगेगा मेरे को। बस नाम लिखना कंटामिनेशन के। ओके, क्या क्या उसके फैक्टर सोर्स हैं। फिर है नेक्स्ट, यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। देखो स्टेरिलिटी इंडिकेटर यानी कि वही जो स्टेरिलिटी को मेजर करा रहे हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर आर यूज्ड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। वही मैंने जो बताया, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उसको मॉनिटर करने के लिए ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर लिए। तो देखो बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर हमारे कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और कुछ होते हैं हमारे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कहने का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हम दोबारा चेक कर रहे हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। जो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हुई है उसकी एक बढ़िया से इंफॉर्मेशन देता है हमको कि कैसी हुई है। ठीक है, एग्जांपल देखो बायोलॉजिकल इंडिकेटर के, जैसे बैसिलस हो गए, बैक्टीरिया ही तो है, बैसिलस, जियोबैसिलस, ये बैक्टीरिया है हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर के नाम है। ओके, फिर आता है डिफाइन स्पॉइलेज एंड इट्स टाइप। देखो स्पॉइलेज यानी कि कुछ चीज सड़ जाना, खराब हो जाना, स्पॉइलेज वो होता है। स्पॉइलेज इज रेफर्ड एज चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो स्पॉइलेज हम ज्यादातर रेफर करते हैं, जैसे कोई भी खाना है आपका, आपने रात बनाया, वो दिन तक सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी कि वो स्पॉइल हो चुका है फूड। ठीक है, ऐसा ही आपके ड्रग्स के कंडीशन में होता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की कंडीशन में होता है। ठीक है, तो स्पॉइलेज को हम एक साइंटिफिक वर्ड दें तो वो होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग प्रोडक्ट, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना किसी भी ड्रग की, किसी फार्मास्यूटिकल्स की। ठीक है, और ये फिर सेफ नहीं रहते ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि हमारे लिए। अब दो टाइप के होते हैं, माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल। देखो मैं समझा देता हूं आपको। माइक्रोबियल यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो रही है, डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और नॉन माइक्रोबियल में आपके फिजिकल भी हो सकते, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सनलाइट हो गया, ऐसे। एंड केमिकल्स यानी कि किसी केमिकल की वजह से हो रहे हैं, किसी एनिमल की वजह से हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका पानी रखा है खुले में और कोई भी कुत्ता वगैरह आ गया, पानी को झूठा कर गया, तो वो खराब तो हो गया, यानी कि स्पॉइल हो गया पूरा। ठीक है, तो माइक्रोबियल, नॉन माइक्रोबियल, ये इसके दो टाइप है। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आगे तक फ्यूचर तक आप ये दोनों टर्म सुनते रहोगे, तो अभी से क्लियर करके चलो। देखो दीज आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट माइक्रोबियल सेल इन डिफरेंट वे। देखो जो एंटीबायोटिक होती हैं, आप जो खाते हो एंटीबायोटिक, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं आपके शरीर के। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की, जो कि डिफरेंट वेज से माइक्रोबियल सेल को किल करते हैं। ठीक है, तो देखो जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं ना, वो एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो किल कर देती हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर दोनों चीज काम सेम कर रही है, बस कुछ हद तक थोड़ा सा डिफरेंट है। बस बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक हमारी किल करती हैं बैक्टीरिया को, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हमारी इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। आया समझ में? बैक्टीरियोसाइडल तो किल कर दे रहे हैं बैक्टीरिया को, बट बैक्टीरियोस्टैटिक वाले ओनली इनहिबिट कर रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, यानी कि रोक रहे हैं बस। ठीक है, और ये वाले बैक्टीरियोसाइड जड़ से ही खत्म कर दे रहे हैं उस बैक्टीरिया को ही। फिर नेक्स्ट बात करें डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। देखो प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट डिफर इन द सेल स्ट्रक्चर। दोनों ही हमारे सेल है, बट डिफरेंट होते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर में। प्रोकार्योट्स की बात करें पहले हम,
दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लेक अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देखो जो प्रोकारियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेल लेवल नहीं होता है, मतलब अच्छी तरह से नहीं रहता है, कोई भी बाउंड नहीं रहता है। जैसे हमारा जो हमारी बॉडी का सेल है उसमें अच्छे से रहता है ना, डीएनए वीएनए सब इसमें ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं सेल में, ठीक है। ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ओके। और प्रोकारियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्की। जो प्रोकारियोटिक सेल पाई जाती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, आर्की में पाई जाती है, ठीक है। यूकारियोट्स क्या हो? यूकारियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल कंटेन अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो हमारे में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यूकारियोट सेल में, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं जैसे राइबोसोम, लाइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब एक मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन की अंडर रहते हैं। जैसे जो साइटोप्लाज्मिक है, आपका साइटोप्लाज्म है एक मेम्ब्रेन के चारों तरफ ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। दे कैन बी सिंगल सेल और मल्टी सेल। ये हमारे सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगाई हो गए, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन की बात, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक प्लॉट है जिसमें हम देखते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी हुई है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के साथ साथ। When a graph plot between the growth of bacteria and time phase is called growth curve, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके होते हैं 4 फेज, अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया। वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम को, ओके। तो इसमें 4 फेज होते हैं। देखो पहले मैं नाम बताता हूँ, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेक्लाइन फेज। अब क्या काम हो रहा है? फर्स्ट होता है लैग फेज। तो लैग फेज में आपको दिख रहा होगा कि टाइम ही टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं तो जो बैक्टीरिया पहले से होते हैं वो अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। ऐसा नहीं है कि अभी मैं एक एग्जांपल से दूं, जैसे आप पहले दिन अपने मामा के घर गए तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही आप वो मस्ती चालू कर दें जो आप 10वें दिन पे जाके करोगे, ठीक है। यानी कि 1-2 दिन आप अच्छे से बन के रहोगे, देखोगे कैसा है एनवायरनमेंट है सब कुछ। ऐसे ही बैक्टीरिया केस में पहले वो देखते हैं कुछ टाइम तक, ठीक है। जब एक बार आप भी हैं, आप एक अच्छी तरीके से सेट हो गए वहां पे, ठीक है, तो आप फिर अपनी मस्ती करना चालू कर देंगे। ऐसा ही बैक्टीरिया है, एक बार वो अडेप्ट हो गए तो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि बहुत तेजी रैपिड ग्रोथ शो करते हैं। यहाँ पर देखो टाइम कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना कम हुआ है और ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ग्रोथ हो गई। फिर थर्ड आता है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज वो हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ बर्थ ऑफ, यानी कि जितने बर्थ हो रहे हैं बैक्टीरिया, जितने जन्म हो रहा है जितने बैक्टीरिया का, उतने ही बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड फेज वो होता है, यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो यानी कि ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। फिर आता है लास्ट आपका डेक्लाइन फेज। डेक्लाइन फेज यानी कि डेथ फेज, जिसमें बैक्टीरिया की डेथ होने लग जाती है। अब ये क्यों होता है? देखो 2 रीजन होते हैं इसके डेक्लाइन फेज के भी। फर्स्ट होता है हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी हम खाना वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, अब इतने सारे बैक्टीरिया हो चुके हैं उसमें तो खाना सफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है, इस वजह से वो मर रहे हैं। एंड सेकंड वजह होती है आप इनका जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हानिकारक ही तो हार्मफुल ही तो उनकी वजह से भी खुद ही मर जाते हैं। 4 फेज हो गए इसमें, आपके समझ में आ गया आई होप, ओके। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। देखो सेक्शन बी में और सेक्शन सी में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने कि मोस्टली क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को ही मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, डिफाइन सेल कल्चर मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। सेल कल्चर बताना है आपको क्या होता है, मैंने अभी बता दिया, वही आपको बताना है। इसके मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ लिखने हैं सेल कल्चर की, ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये सेकंड ग्राम स्टेनिंग या जेनल नाइलसेल स्टेनिंग, यानी कि एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखो स्टेनिंग का क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा। आप ग्राम स्टेनिंग और ये एसिड फास्ट वाली स्टेनिंग अच्छे से कर लेना, अच्छे से, कोई एक आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। फिर आ गया आपका असेप्टिक एरिया के बारे में, ठीक है। देखो इसका डिजाइन कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम बढ़िया तरीके से कैसे मेंटेन करते हैं, सब कुछ, इसके प्रिकॉशन वगैरह सब कुछ। एसेप्टिक एरिया कन्फर्म क्वेश्चन आने वाला है, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें हम सेक्शन नंबर सी की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें IMVIC टेस्ट, यानी कि इंडोल, मिथाइलेट, वोगस-पैस्कल एंड सिट्रल टेस्ट। तो अच्छे से कर लेना, 4 टेस्ट है इसमें, चारों को समझ लेना किस तरीके से किस में क्या होता है, ओके। सेकंड है इसका एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ इवेल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। देखो डिसइंफेक्टेंट मैंने बता दिया, अभी जो 2 नंबर में भी 2 टेस्ट आए थे वो भी इसी के हैं। तो अच्छे से कोई भी 2 या 3 मेथड प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, जो इवेल्युएट करते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट को,
ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो आपका स्टेलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, अगर ब्रीफ में स्टेलाइजेशन ही पूछा जाता है तो उसके जो 4 मेथड हैं कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, फिल्ट्रेशन, ये चारों मेथड आपको डिस्क्राइब करने होंगे। बट 90% चांस है या तो ड्राई हीट आएगा या मोइस्ट हीट आएगा। अब देखो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन अगर डायरेक्ट आता है तो आपको उसमें हॉट एयर ओवन का ही डिस्क्राइब करना है, ध्यान रखना मेरी बात। अगर मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन आता है तो उसमें ऑटोक्लेव के बारे में ही बताना है, ठीक है। अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई हकीकत बता रहा हूँ। ड्राई हीट पूछा जाता है तो उसमें हॉट एयर ओवन के बारे में बताना है, मोइस्ट हीट के बारे में पूछता है तो ऑटोक्लेव के बारे में बनाना है। अब ये बताना क्या क्या है, देखो जैसे इंजीनियरिंग में आप पढ़ रहे हो ना, पहले प्रिंसिपल मशीन का, फिर उसका डायग्राम, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, तो सेम ऐसे ही लिखना है इनके बारे में भी। दोनों इक्विपमेंट्स हैं, आप भली भांति इनसे परिचित हो, ठीक है। फोर्थ है इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देना है बैक्टीरिया का और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना है। तो अच्छे से डायग्राम बना के आना अल्ट्रा स्ट्रक्चर के, बैक्टीरिया के, और सगरे पार्ट्स को डिफाइन करना, सारे पार्ट को, ओके। फिर आता है 8 डिफाइन डिसइंफेक्टेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट को, ध्यान से कर लेना इसको भी। 6th क्वेश्चन आता है इसमें मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक आए या स्ट्रेप्टोमाइसिन आए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि किसी भी ड्रग के पीछे अगर स्टैंडर्डाइजेशन करता है, पूछता है, और किसी भी के जैसे मान लो स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो पीछे देख लेना, अगर माइसिन लिखा होगा ना तो आपको एंटीबायोटिक वाला ही लिखना है, ओके, ध्यान रखना। फिर आता है आपका माइक्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन। देखो माइक्रोस्कोपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपको फेज में कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों को कर लेना मेरी कहो तो। 8th आपको देखो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना फंजाई के बारे में, ओके, इसका मॉर्फोलॉजी, इसका क्लासिफिकेशन, इसका रिप्रोडक्शन अच्छे से एक बार देख लेना बस, ओके। बट ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करना, सेक्शन बी वाले अच्छे से करना, सेक्शन ए वाले मैंने सॉल्व करा ही दिए। आपको अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप मेरे को मैसेज करो, आई कैन सॉल्व इट, ओके। तो अब देखो आपका 3 सब्जेक्ट का हो चुका है गैस पेपर सॉल्व, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, सुटिक्स। अब रहा है आपका बस पीओसी का, ओके, उसको भी हम जल्दी करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब।